नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। और वहीं आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर उसे तबाह कर रहे हैं। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोटिंग से दूर रहने के भारत के फैसले से अमेरिका नाराज है। और एक अमेरिकी कांग्रेसी ने गुरुवार को कहा कि वह यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर संयुक्त राष्ट्र में मतदान से दूर रहने के भारत के फैसले से निराश है। और पेंसिल्वेनिया के रिपब्लिकन कांग्रेसी ब्रायन ने सीएनएन को बताया कि जवाबदेही ठहराना जरूरी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि रूस को मानवाधिकार परिषद से बाहर करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पास हो गया। और वहीं पेंसिल्वेनिया के रिपब्लिकन कांग्रेसी ने यह भी बताया कि भारत के राजदूत के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि मैं कल ही भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू से संयुक्त राष्ट्र में उनके अनुपस्थित रहने के संबंध में मिला था और भारत के इस रुख से हमें काफ़ी निराशा हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे देशों को जवाबदेह ठहराना जो यूक्रेन के मसले पर रूस के खिलाफ अपने पैर खींच रहे हैं। वहीं प्रतिबंधों को सख्त कर व्लादिमीर पुतिन और रूसी सरकार को इस युद्ध के लिए जवाबदेह ठहराना जरूरी है। और इसके साथ ब्रायन ने आगे कहा कि यूक्रेन को रूसी हमले से सामना करने के लिए सभी रक्षात्मक टूल्स की बेहद ज़रूरत है, लेकिन अभी तक हमने ऐसा नहीं किया। और इसके अलावा आपको बता दें कि बूचा नरसंहार और यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस ने मानवाधिकार परिषद की सदस्यता गंवा दी है और रूस के खिलाफ 93 देशों ने वोट किया। और वहीं भारत समेत 58 देशों ने रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और उधर रूस का कहना है कि बूचा में नरसंहार को लेकर जो भी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो एक प्लानिंग के तहत की जा रही है। और वहीं पाकिस्तान में चल रहे संकट के बीच अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी के कदम की वैधता से संबंधित महत्वपूर्ण मामले पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को पलटते हुए गैर संवैधानिक करार दिया। और वहीं दूसरी तरफ स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान में सरकार बनाने की कोशिशें अब तेज हो गई है। और वहीं आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आई उसमें नवाज शरीफ ने एमक्यूएम नेता खालिद सिद्दीकी को फ़ोन किया और फ़ोन पर बातचीत की। और इस बातचीत के दौरान नवाज शरीफ ने शीर्ष अदालत के फैसले पर सिद्दीकी को बधाई दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान की जीत है जिसमें एमक्यूएम ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि उनकी राजनीतिक पार्टी हमेशा संविधान का समर्थन करेगी और विपक्ष को एमक्यूएम-पी के दृढ़ समर्थन का अविश्वास दिया है। और उन्होंने आश्वासन दिया कि एमक्यूएम-पी के विधायक 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा लेंगे। और एमक्यूएम के संयोजक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत करार दिया। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान मामले पर फैसला सुनाया और नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर को असंवैधानिक घोषित किया। और कोर्ट के इस फैसले के बाद अब 9 अप्रैल को 10 बजे नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। और फैसले के बाद कोर्ट के बाहर गो नियाजी गो के नारे लगाए गए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में अगर इमरान खान की हार होती है तो विपक्ष नया प्रधानमंत्री चुने। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी सदस्य को वोटिंग करने से नहीं रोका जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष में अब खुशी की लहर दौड़ चुकी है। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, लोकतंत्र सबसे बड़ा है। और फैसले के बाद विपक्ष ने अपना विरोध प्रदर्शन टाल दिया है। वहीं भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान में कहा कि हिंदी की स्वीकार्यता स्थानीय भाषाओं की नहीं बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में होनी चाहिए। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता की। और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने निर्णय किया है कि सरकार चलाने का माध्यम राजभाषा है और ये निश्चित तौर पर हिंदी के महत्व को बढ़ाएगा। और उन्होंने सदस्यों को ये भी बताया कि मंत्रिमंडल का 70% एजेंडा अब हिंदी में तैयार किया जाता है और अब वक्त आ गया है कि राजभाषा हिंदी को देश की एकता का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए।
और हिंदी की स्वीकार्यता स्थानीय भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में होनी चाहिए। और जब तक अन्य भाषाओं में शब्दों को लेकर हिंदी को सर्वग्राही नहीं बनाया जाएगा तब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। और वहीं गृह मंत्री ने आगे कहा कि अन्य भाषा वाले राज्यों के नागरिक जब आपस में बातचीत करें तो वो भारत की भाषा में हो। और वहीं अमित शाह ने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समिति से इसकी रिपोर्ट के प्रथम से लेकर 11वें खंड में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए जुलाई में एक बैठक करने का आग्रह किया गया। और दूसरे बिंदु के तहत 9वीं कक्षा तक के छात्रों को हिंदी का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करने पर जोर दिया गया है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर जाएंगे और गोरखनाथ मंदिर में हुई घटना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा का जायजा भी लेंगे। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ वहीं नवरात्रि के नवमी के दिन वो कन्या पूजा में भी शामिल होंगे और साथ ही इसके पूर्व वो 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव में नगर निगम बूथ पर मतदान भी करेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटहट में निर्माणाधीन आयुष विश्वविद्यालय में घटिया निर्माण का निरीक्षण करने भी जा सकते हैं। और इसके अलावा वो गोरखपुर भारत सेवा संघ के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर आतंकी हमले के बाद से चाक चौबंद किया गया और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का आवास होने की वजह से हाई सिक्योरिटी जोन में आने वाले विश्व परिषद गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर अब सवाल भी उठने लगे। और वहीं आतंकियों के निशाने पर रह रहे गोरखनाथ मंदिर को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ किया गया और चाक चौबंद सुरक्षा का ही नतीजा रहा कि आतंकी हमले में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं ड्यूटी पर तैनात जवानों ने समय रहते आतंकी को धर दबोचा और गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद पुलिस आरोपी मुर्तजा अब्बासी का अब साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करा सकती है। और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ आतंकी घटना में शामिल परिवार की संपत्ति की जांच के अधिकारियों को आदेश भी दे सकते हैं। और आतंकी घटना को अंजाम देने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी का परिवार गोरखपुर के सिविल लाइंस में जहां रहता है वो नजूल की जमीन है, उसका पट्टा 1980 में आतंकी अहमद मुर्तजा अब्बासी के परदादा नजीर अहमद अब्बासी को दिया गया था। हालांकि एटीएस भी आतंकी और उसके परिवार के खातों के साथ संपत्ति को खंगालने में जुटी हुई है। और वहीं असम से ड्रग्स का मामला सामने आया जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 करोड़ रुपए से अधिक की हेरोइन को बरामद किया है। और इस मामले से जुड़े 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और पुलिस उन पर केस दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई भी कर रही है। और असम के मोरीगांव जिले में एक महिला समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन लोगों के पास से 3 करोड़ रुपए से अधिक की हेरोइन जब्त की गई। और पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी और पुलिस ने ये भी बताया कि मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मामले के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लाल बरुआ ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग मादक पदार्थों के साथ जा रहे हैं और इस सूचना के बाद पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लहरीगढ़ थाना क्षेत्र के दंतियाल बोरी इलाके में एक वाहन को रोका और पुलिस ने वाहन की चेकिंग के दौरान करीब 390 ग्राम हेरोइन बरामद की। और पुलिस ने बताया कि हेरोइन को 28 साबुन के बॉक्स में ले जाया जा रहा था और बरामद हेरोइन की कीमत 3 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई। और पुलिस ने बताया कि मामले की अभी जांच जारी और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी हिस्से और मध्य भारत में अगले 5 दिन गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। और वहीं उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में और अप्रैल महीने का पहला हफ्ता चल रहा है और तेज धूप और गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। और वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी हिस्से और मध्य भारत में अगले 5 दिन गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं मिल रहे। और आईएमडी के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में लू चलने की भी संभावना है। और इसके अलावा अगले 3 दिनों तक गुजरात के उत्तरी भागों में हीट वेव का प्रकोप देखने को मिलेगा। और वहीं हिमाचल प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों और जम्मू क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति संभव है।
और वहीं यूपी में बुलडोजर का खौफ अपराधियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। और वहीं अंबेडकर नगर जिले में बुलडोजर के डर से गैंगरेप के आरोपी ने खुद थाने पर आकर सरेंडर कर दिया। और वहीं गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस बुलडोजर भी ले गई थी और गांव में पुलिस ने अनाउंसमेंट कर चेतावनी भी दी थी। और इसके बाद आरोपियों के परिजनों ने आरोपी से बात की और कुछ घंटे बाद आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं अंबेडकर नगर जिले के थाना क्षेत्र जैतपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ 6 युवकों ने 29 मार्च को गैंगरेप कर दिया था। और वहीं आरोपियों ने वीडियो भी बनाया था और वहीं पीड़ितक को जान से मारने का वीडियो जो है वो वायरल करने की धमकी भी दी गई थी। वहीं पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी। इसके बाद पीड़िता के पिता ने 6 नामजद आरोपियों के विरुद्ध पुलिस से शिकायत की और जैतपुर पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी 5 आरोपी फरार थे और गैंगरेप के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही थी। और इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि अब सभी आरोपी अपने घर पर है और उन्होंने घर के आगे बैरिकेडिंग कर रखी थी। और इस पर पुलिस बुलडोजर लेकर गांव पहुंची और अनाउंसमेंट कर चेतावनी दी गई, जिसके बाद आरोपियों ने खुद सरेंडर कर दिया। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से उत्तराखंड में भी बिजली की किल्लत होने लगी और गैस महंगी होने से गैस आधारित पावर प्लांट से विद्युत आपूर्ति भी रुक गई है और लगातार 40 मिलियन यूनिट से ऊपर बिजली की मांग जारी है। और पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यह स्वीकार किया है कि यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने सोमवार को ऊर्जा निगम मुख्यालय में प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि वर्तमान में बिजली की डिमांड 40 मिलियन यूनिट से ऊपर जा रही है, जबकि बिजली की सामान्य उपलब्धता करीब 27 से 29 मिलियन यूनिट है। और उन्होंने ये भी बताया कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से गैस महंगी हो गई और आपूर्ति भी प्रभावित हुई है और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत उत्पादकों की मनमानी पर रोक लगा दी और इससे यूपीसीएल को भी राहत मिली है। और जानकारी के मुताबिक सीआईआरसी ने साफ कर दिया है कि नेशनल एक्सचेंज में बिजली के अधिकतम दाम 12 रुपये प्रति यूनिट ही लिए जा सकते हैं और अभी तक पीक ओवर के हिसाब से कई उत्पादक 20 रुपये तक के दाम में अपनी बिजली बेच रहे थे। और वहीं इनकम टैक्स ने महाराष्ट्र की कुछ सहकारिता संस्था से लेन देन के मामले में इंदौर के करीब 1000 लोगों को नोटिस जारी किया। और वहीं आशंका है कि संस्थाओं से करीब 300 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया और इनमें से एक संस्था का कार्यालय इंदौर में राजबाड़ा पर भी है। और वहीं आरोप है कि इन संस्थाओं से बिना दस्तावेज की जांच किए नगद लेन देन किया जा रहा है। और वहीं आईटी के नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि जिन लोगों और कंपनियों का नाम सूची में शामिल है उन्हें सीधे सहकारिता संस्था के खाते से राशि प्राप्त हुई है। हालांकि करदाताओं का आरोप है कि उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और उन्हें सुनवाई का पर्याप्त मौका भी नहीं दिया जा रहा और इस पूरे लेन देन के मामले में संस्थाओं और उनकी ब्रांच ऐसे कई व्यक्ति और लोगों के नाम पर राशि जमा हो रही है जो कम आय वाले खाते हैं और संस्था को चेक डीडीआईडी के माध्यम से आगे भेजी जा रही है। और इन्हीं लाभार्थियों की सूची में इंदौर के कुछ लोग भी शामिल हैं जिन्हें सहकारिता संस्था के खाते के चेक और डीडी के माध्यम से राशि का भुगतान किया गया। और वहीं आकर विभाग लंबे समय से संस्था से जुड़े लोगों की निगरानी कर रहा था और संस्था के लेन देन को लेकर आयकर विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया और नोटिस धारा 148 के आधार पर भेजे जा रहे हैं और अभी तक 1000 लोगों को आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया। वहीं देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया और वहीं इस मौके पर बीजेपी शासित राज्यों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और क्या कुछ खास रहा आयोजनों में, देखिए हमारे खास रिपोर्ट में। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी के इस कार्यकाल में भारत की सोच को सरकार ने आत्मनिर्भर किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी को अपने निशाने के घेरे में ले लिया और बिना नाम लिए उस पर जमकर प्रहार करते हुए कहा,
परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा ही विश्वासघात किया गया है। कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ अपने परिवार के हितों में ही काम करते हैं। भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचार बीज के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृत काल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए जूझना है, देश के लिए खुद को खपा देना है। लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल हुए और संबोधन के दौरान सीएम योगी बीजेपी की नई टोपी में सामने आए और कहा, बीजेपी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए आश्चर्य का विषय है। ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, लेकिन ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। राष्ट्र के प्रति हम सबकी एक अविच्छिन्न निष्ठा, अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारी समर्पण का भाव और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसके लिए अंत्योदय की बात की थी, उस तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना हम सबके ध्येय, जीवन का एक ध्येय है। और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जब हम सब एकजुट होकर के कार्य करते हैं, तो वह प्रत्येक नागरिक को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस दल के साथ जोड़ने में सफल होता है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में दुनिया के सामने लोकतंत्र के प्रति आम जनमानस के मन में भी एक आस्था का भाव पैदा कर रहे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी के मुताबिक इस बार का स्थापना दिवस काफी खास है, क्योंकि वे पूरे देश में सामाजिक न्याय पड़ाव बनाने जा रहे हैं और साथ ही केंद्र की जन कल्याण योजनाओं को समाज के हर तबके तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा 12 अप्रैल को पूरे देश में बीजेपी टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा और इसी तरह के जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं और सैकड़ों लोगों की भीड़ ने कोलंबो में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के निवास में घुसने की कोशिश की और हालत इस कदर बिगड़ गई कि पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए गोलियां तक चला दी। और श्रीलंका के बिगड़े हालातों को समझेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। श्रीलंकाई परिवारों ने अपना देश छोड़ना शुरू कर दिया और वो अवैध रूप से भारतीय तटों पर पहुंचने लगे
और ऐसा करने के पीछे कारण है श्रीलंका में आवश्यक आपूर्ति के सामानों की भारी किल्लत और आसमान छूती महंगाई। श्रीलंका का विदेश भंडार इस वक्त अपने ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है और घटते विदेशी मुद्रा भंडार, बेतहाशा बढ़ती कीमतों और भोजन सामग्री की कमी की संभावनाओं के बीच राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे की सरकार कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि श्रीलंका के नेता इन हालात के लिए कोरोना को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, लेकिन आलोचक इसके लिए सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। तो वहीं विपत्ति काल में श्रीलंका सरकार की निगाहें अब भारत की ओर हैं। तो वहीं ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर श्रीलंका के मित्र देश चीन और पाकिस्तान इस मामले में सक्रिय क्यों नहीं है और इसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं? क्या भारत की मदद से कोलंबो और नई दिल्ली के रिश्तों में सुधार आएगा? दोनों देश अपने मतभेदों को भुलाकर फिर एक दूसरे के निकट आएंगे। तो आपको बता दें कि श्रीलंका के आर्थिक संकट पर असर उसके विदेश नीति पर भी पड़ रहा है। श्रीलंका की विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहे हैं और यही कारण है कि चीन की ओर जाता श्रीलंका अब भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की जुगत में है और इसके पीछे ड्रैगन की कर्ज नीति और भारत की मोदी सरकार की पड़ोसी मुल्कों के साथ सकारात्मक रुख की नीति जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हाल के सालों में नई दिल्ली और कोलंबो के रिश्ते बहुत मधुर नहीं रहे। खासकर मैत्रीपाला सिरिसेना के कार्यकाल में भारत और श्रीलंका के संबंधों में गिरावट आई है और इसकी वजह ये थी कि सिरिसेना का झुकाव चीन की ओर था और अब बेकाबू महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की किल्लत के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया। और वहीं प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करें और बेकाबू महंगाई और किल्लत से निपटने के लिए श्रीलंका सरकार के रवैये को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं और देश में आजादी के बाद के सबसे खराब हालात ये बताए गए हैं। दरअसल कोलंबो में गुरुवार रात हालत बिगड़ने के बाद कर्फ्यू लगाया गया था। हालांकि शुक्रवार सुबह से इसे हटा भी दिया गया और राष्ट्रपति निवास के आसपास के इलाकों में आगजनी के बाद वाहन का मलबा पड़ा नजर आया। गुरुवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी कोलंबो में उनके आवास पर धावा बोलने की कोशिश की और उन्हें काबू में करने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस छोड़ी और फिर पानी की बौछारें की। प्रदर्शन के वक्त राजपक्षे अपने आवास पर नहीं थे और नारेबाजी करती भीड़ ने राजपक्षे से सत्ता छोड़ने की मांग की और देश में हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका में ईंधन की भारी किल्लत हो गई है। पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं मिलने के कारण सार्वजनिक बसें और अन्य वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। देश के 2/3 बसों और वाहनों का संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इनके संचालकों का कहना है कि आज से तो छुटपुट बसें भी नहीं चल सकेंगी और साथ ही श्रीलंका की सरकारी बिजली कंपनी ने जनरेटरों के लिए बिजली नहीं मिलने से 12 घंटे की कटौती भी शुरू कर दी और यह देश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कटौती है और 20 विद्युत जोनों में 4 घंटे बारी बारी से कुल 12 घंटे कटौती का ऐलान किया गया है और हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि श्रीलंका में महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की किल्लत के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 254 रुपए और वहीं 1 लीटर दूध 263 रुपए में बिक रहा है और लोगों को एक ब्रेड का पैकेट भी करीब 150 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। और यही नहीं, 1 किलो चावल और शक्कर की कीमत करीब 290 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। तो वहीं चीन समेत कई देशों के कर्ज तले दबे श्रीलंका का जनवरी में विदेशी मुद्रा भंडार 70% से ज्यादा घटकर 2.36 अरब डॉलर रह गया था, जिसमें लगातार गिरावट आती जा रही है और विदेशी मुद्रा की कमी के चलते ही देश में ज्यादातर जरूरी सामानों, दवा, पेट्रोल, डीजल का विदेशों से आयात नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।